क्षेत्र जो अध्याय 5 है अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और ये जो अध्याय 5 है क्षेत्र से लेकर 89 तक इसमें धाराएं हैं, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें ऐसा क्या है जो ये औरों से अलग है। नगरपालिका की वित्त और नगरपालिका की निधि के बारे में इसमें बात किया गया है। नगरपालिका की वित्त और विधि, इसका मतलब अपन क्षेत्र के अंदर देखेंगे जो राज्य वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है, उसके बारे में देखेंगे अपन। जो एक्चुअली इसमें है क्या, इसमें है मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है ना म्यूनिसिपैलिटीज़ की, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन देखेगा और वो रिकमेंड करेगा गवर्नर को। स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी के बीच जो नेट जो प्रोसीड होगा, मतलब टैक्सेस किसको कौन सा सरकार को मिलेगा, ड्यूटीज़ है, टोल है, फीस है, तो वो डिवाइड की जाएगी म्यूनिसिपैलिटी के, मतलब म्यूनिसिपैलिटी का भी उसमें शेयर होगा। और जो टैक्स है उसका डिटर्मिनेशन है, मतलब टैक्स को डिसाइड कौन करेगा, जो ड्यूटीज़ है, टोल है, फीस है, वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को हैंड ओवर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये क्यों किया जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ की। तो राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा और राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय कर का मतलब शुल्क, पथ कर, फीस, इसका मतलब क्या होता है। उद्ग्रहणीय कर का मतलब ये होता है कि उद्ग्रहणीय कर उसको बोलते हैं मतलब टैक्सेस, ड्यूटी, टोल और जो फीस है, उद्ग्रहणीय मतलब लिवेबल, छोड़ने लायक, राज्य सरकार ने नगरपालिका को जो दे रखा है। ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीस जो नगरपालिका के समुद्दिष्ट हो या उनके द्वारा विनियोजित हो, राज्य की संचित निधि से भी नगरपालिका को सहायता मिलती है। आगे है, ये क्यों किया जाता है सब कुछ। राज्य संचित निधि से नगरपालिकाओं की सहायता करती है, और क्यों करती है ऐसा, क्योंकि नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपाय होता है ये एक तरीके से। और नगरपालिका की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के निहित राज्य वित्त आयोग को निर्दिष्ट करने के लिए अन्य उपाय कौन कौन से हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण के ज्ञापन सहित राज्य विधान के आयोग के समक्ष रखी जाएगी। मतलब कोई भी सिफारिश हो वो राज्य वित्त आयोग के आगे रखी जाएगी, विधानमंडल के आगे रखी जाएगी। ये नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय है। जो राज्य वित्त आयोग है, नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश भी कर सकते हैं कि नगरपालिका की स्थिति सुधारनी है, मतलब ऐसे कोई और वगैरह एडिशनल, मतलब वित्त से रिलेटेड कोई भी सहायता हो। प्रत्येक सिफारिश विधानमंडल के समक्ष की जाएगी। वित्त से रिलेटेड जो भी कोई सिफारिश होगी वो विधानमंडल के रेस्पेक्ट में की जाएगी, जो अपन ने यहाँ पर भी देख लिया, विधानमंडल के रेस्पेक्ट में की जाएगी। ये अपन ने यहाँ पर देखा है, विधानमंडल के रेस्पेक्ट में समक्ष रखी जाएगी। आगे, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन 77 धारा 77 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। राज्य वित्त आयोग का सिफारिशों का क्रियान्वयन मतलब इसको क्या कहेंगे, इससे क्या समझेंगे अपन। 77 में ये बोलना चाह रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंड किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब राज्य वित्त आयोग जो भी सिफारिश करेगा तो उसका क्रियान्वयन कौन करेगा, मतलब कैसे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। जो सिफारिशें राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी, विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी, राज्य सरकार उनका क्रियान्वयन करेगी। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है। राज्य सरकार कर सकती है कि करों और पथ करों की फीस में आगामी नगरपालिकाओं को न्यागमन, और करों और शुल्क पत्रों की फीसों का नगरपालिकाओं को अनुदेशन,
राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता या अनुदान या मंजूरी या नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अन्य उपाय, ये सारे रिकमेंडेशन हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब नगरपालिका को ज़्यादा से ज़्यादा वित्त से संबंधित कि नगरपालिकाओं की स्थिति है वो सुधरे, अनुदान मिले उनको, तो ये सारी की सारी पहले विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी, पहले गवर्नर के थ्रू ये रखी जाएगी। मतलब सबसे पहले राज्यपाल को सिफारिश जाएगी और प्रत्येक सिफारिश जो भी जाएगी राज्यपाल के समक्ष जाएगी, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष उसको रखेगा। फिर अपन पढ़ते हैं 78। राज्य सरकार से कौन कौन सी वित्तीय सहायता नगरपालिका को दी जाती है। राज्य सरकार से कौन कौन सी वित्तीय सहायता नगरपालिका को मिलती है। तो राज्य सरकार समय समय पर नगरपालिका को अनुदान देती है, वित्तीय सहायता देती है, और ऐसे भी बताती है कि वित्तीय सहायता का उपयोग क्या किया जाएगा, या मतलब निर्देश भी देती है। आगे है, राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए एक स्कीम अधिकथित कर सकेगी, कोई स्कीम भी बना सकती है जिसमें ऐसे अनुदान या सहायता जारी किए जाने की शर्तें शामिल हो सकेगी। इसमें उक्त प्रयोजन के लिए नगरपालिका में विभिन्न वर्गों में विभाजन उपबंध हो सकेगा कि ऐसे पैसे ये यहाँ पर खर्च करना है, ये यहाँ पर खर्च करना है। राज्य सरकार नगरपालिकाओं को नगरपालिका की वार्षिक योजना में सम्मिलित किसी भी स्कीम में संपूर्ण या क्रियान्वयन के लिए अनुदान दे सकेगी। मतलब कोई भी स्कीम के अंदर कुछ परसेंटेज भी दे सकती है, जैसे मान लो 25% सरकार ने दे दिया, 75% नगरपालिका ने दे दिया, या संपूर्ण 100% भी सरकार दे सकती है, ये भी हो सकता है। मतलब उसका कोई भाग दे सकती है और पूरा भी दे सकती है। आगे चलते हैं अपन 79 के मतलब फिर से एक बार देख लो। राज्य सरकार समय समय पर अनुदान देगी, वित्तीय सहायता देगी नगरपालिका को। राज्य सरकार कोई भी स्कीम जारी करेगी, विभिन्न शर्तों के सहित अनुदान देगी। राज्य सरकार नगरपालिका की वार्षिक विकास योजनाओं को सम्मिलित किसी भी स्कीम के अंदर संपूर्ण या भागीदारी क्रियान्वयन होगा। भागीदारी का मतलब यहाँ परसेंटेज उसका, जैसे कुछ योजनाएं होती है ना 75% सरकार और राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी टाइप से 79 में है नगरपालिका की निधि। नगरपालिका की निधि के बारे में अपन बात करते हैं 79 में नगरपालिका की निधि। तो नगरपालिका की निधि का मतलब क्या है। नगरपालिका की निधि, नगरपालिका निधि के नाम से एक निधि होगी जिसे नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए न्यास निर्धारित किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए समस्त धन नगरपालिका नत है, प्राप्त समस्त धन उसमें जमा किया जाएगा। मतलब नगरपालिका को जो भी रिसोर्स है कमाई के, उसमें जो इकट्ठा हुआ है वो नगरपालिका की निधि होगी। तो ये सारा का सारा 79 में दिया गया है कि नगरपालिका की निधि कौन सी निधि होती है। इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार इस नियमित जारी करे नगरपालिका में प्राप्तियां और ऐसे वे शीर्षों की जिनमें जल निकास, मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क विकास, रखरखाव, गंदी बस्तियां, सेवाएं, वाणिज्य उपयोजनाएं शामिल है। तो कहने का मतलब इनसे जो भी अपन को मिलता है वो सारा नगरपालिका की निधि होगी। इसका स्पष्टीकरण और दिया हुआ है उपधारा 2 के अंदर। इस धारा के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक परियोजनाओं में नगरपालिका बाजार विकास परियोजनाएं, संबंधित विकास, संपत्ति विकास परियोजनाएं, वाणिज्यिक प्रकृति की अन्य ऐसी परियोजनाएं जो नगरपालिका समस्त समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए शामिल होगी। उपधारा 2 के अंदर क्या स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि अधीन के विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जाएगा और प्राप्तियों और अन्य सभी मदों में राजस्व होगा। यथास्थिति पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, आप बात को समझे या नहीं समझे। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि म्यूनसिपैलिटी का जो फंड होगा ना, जो निधि होगी नगरपालिका की, मतलब नगरपालिका की निधि का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। नगरपालिका की निधि का मतलब हुआ यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी फंड है, मतलब इसको अपन बोलेंगे म्यूनसिपैलिटी फंड। म्यूनसिपल फंड ये कौन सा फंड होगा, मतलब उसको कौन सा फंड होगा जिसको म्यूनसिपल फंड कहेंगे, जो कि म्यूनसिपैलिटी ने पर्पस के लिए इस एक्ट के दौरान, मतलब जो भी मनी इस एक्ट के आधार पर आती है उसके पास, म्यूनसिपैलिटी मतलब अपना जो भी है टैक्सेस वगैरह है या रोड टैक्सेस वगैरह, बाजार से, मार्केट से जो भी मान लो रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है उसको म्यूनसिपैलिटी फंड बोलते हैं। आगे बोलते हैं उस निधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। निधि का उपयोग, तो निधि का उपयोग, नगरपालिका की निधि का उपयोग कहाँ क्या किया जा सकता है, अभी अपन देखते हैं। तो नगरपालिका की निधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी फंड। तो म्यूनसिपैलिटी फंड का एप्लीकेशन क्या क्या किया जा सकता है, तो हो सकता है द मनी क्रेडिट टू द म्यूनसिपैलिटी फंड। म्यूनसिपैलिटी फंड के अंदर जो भी मनी होगी फ्रॉम द टाइम टू टाइम दिस शेल बी अप्लाइड टू पेमेंट ऑल सम चार्ज टू कॉस्ट नेसेसरी
carrying the purpose of this act and rule law by is made under the sum of the municipal fund for the other law by in the wing force। कहने का मतलब ये है कि जो नगर पालिका निधि का उपयोग है ना, वो समय समय पर करवाए गए जो भी धन जमा करवाया हुआ है समय समय पर का उपयोग अधिनियम और नियमों के उपनियमों प्रयोजनों के क्रियान्वयन करने के लिए, मतलब जो भी नियम है, उपनियम है या जो भी प्रयोजन है, उन जो भी स्कीम्स है उनको क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक समस्त राशियों, प्रभारों और लागतों के संदाय के लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका निधि से संदेह सभी राशियों के संदाय के लिए किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब नगरपालिका के प्रयोजन होंगे, नगरपालिका खर्चे होंगे, उनमें नगरपालिका फंड का उपयोग किया जाएगा। आगे है 81। 81 में क्या है? 81 में दे रखा है कि पेमेंट नोट बी मेड आउट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी फंड अनलेस कवर्ड बाय द बजट ग्रांट। नगरपालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जा सकता, मतलब तब तक पैसे नहीं निकाले जा सकते जब तक वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। बजट के अंदर पहले उसके बारे में देना पड़ेगा, फिर बजट के हिसाब से पैसा निकलेगा नगरपालिका फंड से। परंतु यह धारा निम्नलिखित संदाय पर लागू नहीं होती, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी फंड कई बार ऐसे निकाला जा सकता है बिना बजट के ही। कर और अन्य धन जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, कर और अन्य धन जो निकाला जा सकता है आराम से, कर वगैरह जो आया है। संविदा कर या अन्य व्यक्तियों से संबंधित या निष्पक्ष स्थिति में पारित धन और नगरपालिका द्वारा भूलवंश संग्रहित किया हुआ है वो भी निकाल सकता है। राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित, मान लो लोकहित में तत्काल अपेक्षित कोई अस्थायी कोई तत्काल, मान लो जैसे कोरोना आया तो वो भी निकाल सकता है बिना किसी बजट के। खतरनाक रोगों से फैलने में प्राकृतिक अभाव, प्रौद्योगिकी खतरे होने पर किसी अन्य आवश्यक दस्तावेज के मामले में नगरपालिका द्वारा विशेष उपगत व्यय भी निकाला जा सकता है बिना वार्षिक बजट के। ये निकालने के तरीके हैं। 5वां पॉइंट क्या है? नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दंडिक न्यायालय की डिक्री या आदेश, मतलब नगरपालिका को अगर आदेश मिल जाए कोई कोर्ट से तो भी वो निकाल सकता है कि कोर्ट से अगर मान लो आदेश हो। किसी दावे, वाद विवाद, अन्य विधिक कार्रवाई के समझौते के अधीन, मान लो कोई वाद विवाद हो रहा है या कोई विधिक कार्रवाई हो रही है, उसमें जो पैसा चाहिए वो भी निकाल सकता है बिना बजट में मेंशन किए। वेतन और मजदूरी के मध्य ये भी निकाल सकता है। ऐसे अन्य मामले जिन्हें उपविधियों में द्वारा अवधारित किया जाए, मतलब ऐसे इमरजेंसी फंड है ये जो निकाले जा सकते हैं। तो 81 में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? मतलब ऐसे पेमेंट निकाले जा सकते हैं, मतलब ऐसे रिफंड ऑफ टैक्सेस अदर मनी विच आर ऑथोराइज बाय दिस एक्ट है। मान लो बहुत सारे जो पेबल पैसे हैं वो इमरजेंसी के दौरान निकाले जा सकते हैं। अपन अब देखते हैं 81 में अपन ने देख दिया, मतलब नगरपालिका निधि में से कब तक पैसा नहीं निकाला जा सकता? जब तक कि बजट में समाविष्ट नहीं हो, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आते। इन पॉइंटों में अगर मान लो निम्नलिखित मामलों में संदाय पर लागू नहीं होता, मतलब निम्नलिखित मामलों में अगर पैसा निकाल लिया जाता है तो इन पर ये रूल लागू नहीं होता। ऊपर बोला 81। अगर आप पढ़ते हैं 82, ये अपन ने वेतन पढ़ लिया। नगरपालिका की संपत्ति मानव जीवन में अचानक मान लो, और कोई नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में भी दे रखा है, ठीक है ना। और अन्य मामले जिन्हें उपविधियों में अवधारित किया जा सकता है वो मामलों में निकाला जा सकता है। आगे है 82। लोकहित में तत्काल अपेक्षित सकर्मों के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थायी संदाय, मतलब कैसे? टेम्परेरी पेमेंट, मतलब टेम्परेरी तौर पर पेमेंट निकालना म्यूनिसिपैलिटी फंड से। क्या मतलब? अर्जेंटली वर्क करने के लिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मामला है मान लो और अर्जेंटली वर्क करना है, तो टेम्परेरी बेसिस पर कैसे वहाँ से निकाला जा सकता है, मनी कैसे निकाला जा सकता है? अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर दे तो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो वो आराम से पेमेंट निकाला जा सकता है। तो राज्य सरकार द्वारा मान लो लिखित अध्यादेश आ जाए तो नगरपालिका किसी समय मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अस्थायी संदाय निकाल सकता है। लोकहित में किसी भी कार्य के निष्पादन की अपेक्षा हो तो इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि से संदाय से अपेक्षा कर सकेगी। पर भार लागत राज्य सरकार द्वारा, ये जो लागत होगी सारी की सारी राज्य सरकार, मतलब ये एक तरीके से राज्य सरकार के द्वारा आदेश माना जाएगा लोकहित में। इस प्रकार ये आ गया निष्पादित समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्य निष्पादन के लिए अनुपातिक स्थापना पर भार राज्य सरकार द्वारा
दत्त किए जाएंगे और नगर पालिका निधि में जमा करवाए जाएंगे, फिर नगर पालिका निधि में फिर से जमा करवाए जाएंगे। इमरजेंसी के तौर पर निकाल लिए, फिर राज्य सरकार उनको वापस फिर से जमा करवा दिए जाएंगे। प्रभार की जो लागत है इमरजेंसी में उन्होंने निकाल ली। आगे है नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। नगरपालिका की मान लो सीमा से बाहर पैसा खर्च करने की शक्ति। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये कि पावर टू इनकर एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट से बाहर। तो नगरपालिका राज्य सरकार से अनुमोदन से नगरपालिका की सीमाओं से बाहर भौतिक आस्तियों का सर्जन करने या उनके रख रखाव करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि नगरपालिका की सीमाओं के बाहर भी हो सकता है। कैसे? इस अध्याय में अन्यत्र अंत्यविष्टि की बात होने पर भी इस अधिनियम में प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नगरपालिका राज्य सरकार से अनुमोदन से, राज्य सरकार अनुमोदित करेगी, उससे पहले नहीं। 83 में अनुमोदन से ही लिमिट से मतलब सीमा से बाहर व्यय करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। आगे है 84 के अंदर क्या है, 84 पढ़ते हैं अपन। 84 के अंदर है कि एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटी फंड, मतलब स्पेशल है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए, एक के लिए। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटी फंड फॉर पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हो, मान लो विशिष्ट प्रयोजन के लिए, मतलब स्पेशल कोई एक्सक्लूसिव उसी काम के लिए। यहाँ पर विशिष्ट प्रयोजन का मतलब ये है एक्सक्लूसिव, यहाँ पर इसका मतलब ये है एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटी फंड MF। ठीक है। तो राज्य सरकार विशिष्ट प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को संबंधित कर शुल्कों और जुर्मानों से भिन्न अन्य कर शुल्क अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ये नियम बना सकती है। तो इसके अंदर और पढ़ लेते हैं एक बार ओरिजिनल में। इस अध्याय के अंदर समस्त अन्यतर अंत्यविष्टि की बात होने पर भी राज्य सरकार आदेश द्वारा नगरपालिका निधि में विशिष्ट भाग को, मान लो कि विशेष प्रयोजन हो गया एक्सक्लूसिव, किसी विशिष्ट अनुदान या उसके भाग को किसी लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्ति किसी मद या किसी प्रतिशत को इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को संबंधित करों या जुर्मानों से भिन्न नगरपालिका द्वारा प्राप्त व्यय का किसी का प्राप्त हुआ है नगरपालिका को, उसके किसी भाग को, मतलब कितना भी पैसा, उसका कोई फिक्स परसेंटेज, मतलब जैसे नगरपालिका को जितना भी प्राप्त हुआ है तो वो नगरपालिका कर्तव्यों से संबंधित ऐसे प्रयोजन के लिए कोई विशेष प्रयोजन हो एक्सक्लूसिव, राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित अगर किया जाए तो अन्य रूप से उपयोग लेने के लिए चिन्हित करने पर अपेक्षा कर सकेगी और तदनुसार कार्य नगरपालिका का करना कर्तव्य होगा। तो है राज्य सरकारों द्वारा एक के प्रयोजनों को क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न वर्गों की नगरपालिकाओं के लिए नियम बना सकेगी। तो विभिन्न वर्गों के लिए नियम भी नगरपालिका बना सकती है। तो ये हो गया अपने पास। अभी अपन पढ़ते हैं 84 के अंदर अपने पढ़ा एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूनिसिपैलिटी फंड का एक्सक्लूसिव यूज़, पर्टिकुलरली पर्पज़ के लिए एक्सक्लूसिव यूज़ अगर हो तो भी अपन कर सकते हैं, कि इनकी परिस्थिति में अपन देख लिया। आगे है लेखाओं का प्रचालन। 85 ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स है। इसका मतलब ये है ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। नगरपालिका निधि में से संदाय ऐसी स्थिति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के विहित हो। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, पेमेंट फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी फंड शैल बी मेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल। मतलब रूल जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल मेंशन कर रखे हैं वैसे ही उनके अकाउंट्स को मैनेज किया जाएगा। जो नियमों के निहित है उसी तरीके से ही उनको अकाउंटों को मैनेज किया जाएगा, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट किया जाएगा। आगे धारा 86 के अंदर है मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी, अधिशेष धन का विनिधान। कहने का मतलब इसका मतलब ये होता है
कि इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखना आप, इन्वेस्टमेंट इसका मतलब ये होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, सरप्लस मनी। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, जो सरप्लस मनी का मतलब क्या होता है आप बता सकते हो? सरप्लस मनी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो, इसको हिंदी में तो अपन अधिशेष धन बोलते हैं, लेकिन सरप्लस मनी का मतलब असल में ये होता है कि जब आप अपनी खरीदारी से अधिक बेचते हैं या अपने से कम खर्च करते हैं तो बची हुई राशि, मतलब बची हुई राशि को अपन सरप्लस अमाउंट बोल सकते हैं कि ये सरप्लस अमाउंट है। इसका मतलब सरप्लस जो फंड है वो, उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। तो सरप्लस फंड का मतलब होता है कि एनी गिवन डेट द एक्सेस ऑफ केस एंड अदर रिकॉग्नाइज एसेट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिजोल्व इन द केस। कहने का मतलब उसको सरप्लस अमाउंट अपन बोल सकते हैं। की आवश्यकता नहीं हो तो नगर पालिका, आगे है आवश्यकता नहीं और पैसा ज़्यादा पड़ा है। नगरपालिका निधि से शीर्ष में से किसी भी जमा अधिशेष धन जिसको शीघ्र में उपयोग लाने की आवश्यकता नहीं हो, सरप्लस अमाउंट पड़ा है। नगरपालिका के लेखा शीर्ष में की आवश्यकता नहीं है। नगरपालिका के अन्य लेखा शीर्ष में पूर्णतः या भागतः अंशतः अंतरित किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, वाणिज्यिक परियोजनाओं लेखा में जमा ऐसा अधिशेष धन निधि के सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कोई वाणिज्यिक कॉमर्शियल परियोजना है तो वो धन होगा ना, वो सामान्य लेखा में अंतरित जमा नहीं करवा जा सकता। ऐसा धन जिसको अंतरित नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रभुतियों या लघु बचत स्कीमों में विनियोजित किया जा सकेगा। मतलब कोई धन अगर अंतरित नहीं किया जा सकता, जैसे वाणिज्यिक परियोजना में आया हुआ धन, तो उसको स्कीम्स में लगा दिया जाएगा, अनुसूचित बैंक के ब्याज दर पर जमा करवाया जा सकेगा। ठीक है ना, सरप्लस मनी। आगे अधिशेष धन का विनिमय, यही अपन ने बात की है कि उसको क्या करना चाहिए। यथोपूर्वोक्त क्या दे रखा है, यथोपूर्वोक्त विधिमान से उद्भूत धन या हानि, कोई भी उस खाते में इससे कोई लाभ या हानि संबंधित है, जमा यथास्थिति विकलित किया जाएगा। ऐसे अधिशेष धन को जिसको उपधारा 1 के अधीन, ये उपधारा 1 में दिन दे रखा है, उपधारा 1 के अधीन अंतरित नहीं किया जा सकता, मतलब कोई धन जमा नहीं किया जा सकता। जैसे कॉमर्शियल में बताया था, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रभुतियाँ लघु बचत स्कीमों में विनियोजित किया जा सकेगा, और या ऐसे अनुसूचित बैंक में जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किए जाएं ब्याज पर जमा करवाया जा सकेगा। इससे नगरपालिका ब्याज और कमा सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नगरपालिका उससे ब्याज और कमा सकती है। लघु बचत स्कीम और ये जो आपने अनुसूचित बैंक में ब्याज के लिए जमा करवाया जा सकेगा। अपन पढ़ते हैं 87। 87 के अंदर क्या है, नगरपालिका का बजट प्राकलन तैयार करना। मतलब नगरपालिका का जो बजट है वो कैसे तैयार किया जाएगा। अपन 87 के अंदर ये पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टीमेट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मतलब बजट एस्टीमेट कैसे किया जाएगा, कैसे प्रिपरेशन की जाएगी। तो द चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, जिसको बोलते हैं CMO, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होता है, वो प्रिपेयर करेगा हर साल बिफोर द 15 जनवरी, 15 जनवरी से पहले उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। 15 जनवरी से पहले उसको करना पड़ेगा। 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए करना पड़ेगा। और बाद में है बजट वित्तीय प्राकलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बजट वित्तीय प्राकलन समिति जो सदस्यों द्वारा बनाई हुई है उसके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 87 में इस साइड पढ़ लो आप, उपधारा में क्या दे रखा है। तथापि अनुमोदन के लिए नगरपालिका प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय प्राकलन वित्त समिति द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर किसके समक्ष तैयार करने के बाद, तैयार कौन करता है। इसमें अपन ने दे दिया मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जिसको चीफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर बोलते हैं, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर। धारा 4 और धारा 79 की उपधारा 2 के उपबंधों में अध्ययत रहते हुए बजट प्राकलन
वो जो बजट प्राकलन जो अपन ने देखा था, प्राकलन समिति कैसे तैयार की जाती है 79 में, बजट प्राकलन विभिन्न लेखा शीर्षों से संबंध में नगरपालिका की प्राप्ति की जाने वाली आय और उपगत व्यय को पृथक पृथक वर्णित किया जाएगा। और परंतु राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में निम्नलिखित कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया। नगरपालिका के मतलब राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना नगरपालिका ये चीज़ें नहीं कर सकती। कोई प्रस्ताव कौन सा, कि नए पदों का सृजन नहीं कर सकती। कब नहीं कर सकती, मतलब राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन नहीं कर सकती, राज्य सरकार को बिना पूछे। नए यान का क्रय नहीं कर सकती जब तक नहीं बोला जाए। स्थावर संपत्ति का क्रय किसी प्राइवेट या संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना या किसी अन्य मामले के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए। इसका मतलब ये है कि उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अपन आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और ये अपन ने आज इसको क्लियर कर लिया 87 तक, तो 87 के बाद में अपन 87 से ही वापस इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको। लैंग्वेज इसकी हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ मैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो। प्लीज़ इतना तो करो। थैंक यू सो मच।